हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के भाग एक के बारे में। जो पार्ट 1 है इसके बारे में हम वर्णन करेंगे और पार्ट 1 में जो प्रावधान किया गया है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो इसी पूरे जो 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद हैं या जो आर्टिकल है उनको हम पढ़ेंगे। साथ ही में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो किस प्रकार से कब कब किनका निर्माण हुआ है, इसके विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो अनुच्छेद 1 है यह बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी हमें भारत के विषय में जानना है कि भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अनुच्छेद 1 को पढ़ना होगा। अनुच्छेद 1 में प्रावधान है कि भारत को ही इंडिया नाम से संबोधित किया गया है और बताया गया है कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी बहुत सारे राज्य होंगे और राज्यों को मिला के एक संघ होगा। इस प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया है। यदि हम बात करें इसके अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों के अंतर्गत पहले तो वे राज्य आते हैं जो कि राज्य है, यानी कि जो सेपरेट राज्य हैं, यानी राज्य के क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ऐसे जितने भी राज्य हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं, राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार की श्रेणी में ऐसे राज्य आते हैं यानी संघ राज्य, संघ क्षेत्र या संघ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश भी हम कह सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दिल्ली हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, चंडीगढ़ हुआ, ऐसे जितने भी संघ शासित जो प्रदेश हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरी श्रेणी में ऐसे राज्य क्षेत्र को रखा जाता है जिन्हें कभी भी या किसी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी जब भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई क्षेत्र जब भारत क्षेत्र में मिलाया जाता है तो ऐसा क्षेत्र भी इसी तीसरी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसी यानी अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इसमें 3 तरह की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। पहले राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किए जा सकते हैं। तो ये हमने बात की अनुच्छेद 1 की। अब हम यहाँ पर अगले अनुच्छेद के विषय में बात करते हैं कि अनुच्छेद अगला जो है दूसरा, इसमें प्रावधान किया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यदि हमें या संसद को नए राज्यों का प्रवेश करना है या स्थापना करना है तो संसद को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 2 के तहत वो नए राज्यों का निर्माण या उनकी स्थापना करा सकता है। तो नए राज्यों का यदि प्रवेश करना है तो अनुच्छेद 2 के अनुसार किया जाता है। अब हम बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन। यदि हमें नए राज्यों का प्रवेश करना है या जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है या एक राज्य से 2 राज्य बनाने हैं, 2 राज्य से 3 राज्य बनाने हैं, तो संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, उनकी सीमाओं में या उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो यदि हमें राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है या वर्तमान राज्यों से एक राज्य से 2 राज्य का निर्माण करना है तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग या 3 के अनुसार किए जाते हैं। इस संसद को अधिकार है कि अनुच्छेद 3 के हिसाब से वो इस राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पर हमने पहले अनुच्छेद के अंतर्गत देखा कि अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि भारत का क्या नाम होगा, भारत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये हमें ये बताता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि नए राज्यों का यदि हमें प्रवेश करना है या उनकी स्थापना करना है तो नए संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमा के नामों में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के अनुसार किए जाएंगे। अब जो अनुच्छेद 4 है, देखिए अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया है कि जैसे हम अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अधीन जो परिवर्तन किया जाता है वो सामान्य बहुमत के अनुसार किया जाएगा, ना कि विशेष बहुमत से। फिर से समझें, जो अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया है ये बताता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार
जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो संसद के सामान्य बहुमत के अनुसार किए जाएंगे। विशेष बहुमत की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। और विशेष बहुमत जो होता है इस संविधान के जो संविधान है इसका अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है विशेष बहुमत का या विशेष संशोधन का। तो संशोधन की जो विशेष प्रक्रिया है इसके बारे में उल्लेख किया गया है 368 में। लेकिन यदि हमें नए राज्यों का प्रवेश करना है या स्थापना करना है या एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण करना है तो विशेष बहुमत की या विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य बहुमत से संसद इसमें परिवर्तन यह कर सकती है। तो केवल इसमें 4 में यही बताया गया है कि यदि अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन करना है तो संसद के सामान्य बहुमत के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं आगे की। इसमें देखें तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जितने भी जो 28 राज्य वर्तमान में हम देख रहे हैं और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किस प्रकार से अस्तित्व में आए, इसी पूरी श्रृंखला को हमें यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब भारत को आज़ादी मिली उस समय जो भारत में बहुत सारी देशी रियासतें भारत में थीं, उनको एकत्रित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो देशी रियासतों जो थी उस समय देशी रियासतों की जो संख्या थी वो थी 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। यानी पूरे के पूरे भारत में 552 प्रिंसली स्टेट थे या देशी रियासतें उस समय अस्तित्व में थीं। इन सबको एकत्रित करने या भारत में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब भारत में मिलाने का काम किया तो उसमें से 552 में से 549 जो देशी रियासतें थी ये भारत में सीधे शामिल हो गई। लेकिन 3 देशी रियासतें थीं जिनको भारत में शामिल करने के लिए थोड़ी भारत सरकार को मशक्कत करनी पड़ी। तो यहीं पे हम देखें जो 3 देशी रियासतें थी बची हुई, तो पहली थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इसको मिलाने के लिए सरकार ने कदम उठाए। तो जूनागढ़ जो था ये गुजरात का एक भाग था। अभी वर्तमान में यदि हम बात करें तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा इसको भारत क्षेत्र में शामिल किया गया, जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से इन 3 जो देशी रियासतें थीं जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी, इनको जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली तो यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठने लगी। इसी यहाँ से हमें समझना है कि कब भारत में जो राज्य है वो बने, किस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ। इस पूरी श्रृंखला को हमें क्रमवार समझना है कि कब कौन सा राज्य अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत की आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की लगातार मांग उठ रही थी। यानी जब भारत को आज़ादी मिली उसी समय भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग लगातार उठ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति S.K. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। तो इसी समय 27 नवंबर 1947 को S.K. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांतीय आयोग, कौन सा आयोग? भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो दिसंबर 1948 में सरकार के सामने प्रस्तुत की और जिसमें इस रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का निर्माण प्रशासनिक, भौगोलिक एवं वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें साफ भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग थी उसको खारिज कर दिया गया और इसने रिकमेंडेशन दी कि भारत के जो राज्य हैं इनका एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, भौगोलिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए।
तो ये जब एस के धर जो समिति थी या कमेटी थी, इसने रिपोर्ट दी, इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर एस के धर आयोग की रिपोर्ट या अनुशंसा का विरोध व्यापक पैमाने पर भारत के लोगों ने किया। तो जो अनुशंसा थी, एस के धर समिति ने जो अनुशंसा दी थी, इसका बड़े स्तर पर भारत में विरोध होने लगा और इसी विरोध को देखते हुए सरकार ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति को हम JVP समिति के नाम से जानते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 सदस्य इस समिति में थे। इस कारण से इस समिति को JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है, ये 1 अप्रैल 1949 को सरकार के सामने रखी और इसने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का इसने विरोध किया, या भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग थी उसको इस समिति ने भी खारिज कर दिया। तो यहाँ पर जब पहली जो समिति गठित की गई थी वो एस के धर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसने भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग थी उसको ठुकरा दिया। इसके बाद JVP समिति गठित की गई भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए। इसने भी भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग थी इसको खारिज कर दिया और इसने कहा कि जो राज्यों का निर्माण है ये प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, भौगोलिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। इस प्रकार से जब इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया तो दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी राज्य के गठन के लिए 1952 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। और इस आंदोलन जब शुरू हो गया दक्षिण भारत में, इसका समर्थन पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा किया गया और उन 56 दिन के आमरण अनशन उनके द्वारा किया जाता है और अंत में 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, जब JVP समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया तो दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी राज्य के लिए एक आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन का समर्थन कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा समर्थन उसका किया गया और उन्होंने गांधीवादी नेता थे, उन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन पर वो बैठ गए और अंत में उनकी मृत्यु 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तब सरकार को जनता के सामने या लोगों के सामने झुकना पड़ा और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अलग तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई। इस प्रकार से जब जो अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई 56 दिन के अनशन के बाद पोट्टी श्री रामुलु की, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी और 1 नवंबर 1953 को तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर पहला जो राज्य गठित किया गया है वो गठित किया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य गठित हो जाता है, कब गठित हो जाता है? 1 नवंबर 1953 को, 1 नवंबर 1953 को। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहली बात की है एस के धर समिति की। एस के धर समिति ने सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। इसके बाद JVP समिति गठित की गई, इसने भी माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इसने मना कर दिया तभी दक्षिण भारत में एक तेलुगु भाषी राज्य के लिए गठन के लिए एक बड़ा आंदोलन होने लगा और पोट्टी श्री रामुलु की इसमें 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई और सरकार को इसके बाद झुकना पड़ा और उन्हें 1 नवंबर 1953 को तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। अब देखें यहाँ पर, तो तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य के गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों द्वारा अलग राज्य की मांग तीव्र हो गई। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो भाषा के आधार पर कई सारे राज्य मांग करने लगे और सरकार ने
1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन यहाँ पर कर दिया। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद विभिन्न भाषा भाषियों के द्वारा राज्यों के गठन की मांग यहाँ पर उठने लगी। तो सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं या फजल अली आयोग के नाम से भी इस आयोग को जाना जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी, केंद्र सरकार को सौंप दी। इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। तो इनने रिपोर्ट अपनी कब दे दी है फजल अली आयोग ने? फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है ये 30 दिसंबर 1955 को सरकार को सौंप दी गई है और इसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 था ये पारित कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो इसके बाद में क्या किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो फजल अली आयोग जो बना था राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जिसको जाना जाता है, इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को केंद्र सरकार को दी और केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इस अस्तित्व में आए। इस प्रकार से 14 राज्यों का निर्माण हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि उस समय कौन कौन से राज्य जो 14 थे वो बनाए गए थे। तो देखिए आंध्र प्रदेश पहला बना था, उसके बाद असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, जो कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जानते थे, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 14 राज्य अस्तित्व में आए। जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितने बने? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो पहला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पहले हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य जो थे 1956 में बने और कौन कौन से संघ शासित प्रदेश या यूनियन जो टेरिटरीज हैं वो अस्तित्व में आई। इसके बाद देखें 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं नए केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो 1956 में बने राज्यों के बाद उनमें व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा, सांस्कृतिक एकरूपता व अन्य कारणों के चलते निम्न राज्यों का निर्माण किया गया। तो ऐसे कई कारण थे। व्यापक विविधता यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस थे, राजनीतिक दबाव के चलते ऐसी आवश्यकता महसूस की, भाषा, सांस्कृतिक एकरूपता व अन्य कारणों के चलते निम्न राज्यों के निर्माण हुआ। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले जो राज्य गठित किए गए हैं 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बनाए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत 1960 में द्विभाषी राज्य था बम्बई, उसको 2 पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए तथा गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाया गया। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बन गया। इस प्रकार से तो बम्बई जो राज्य था, बम्बई से 2 राज्य बनाए गए, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो महाराष्ट्र बनाया गया, मराठी भाषी जो क्षेत्र था उसको महाराष्ट्र के नाम से दिया गया और जो गुजराती भाषी लोग थे उनके लिए गुजरात राज्य का निर्माण किया गया 1960 में। इसके बाद हम बात करें दादरा व नागर हवेली। दादरा व नागर हवेली की बात करें तो 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यह पुर्तगाली शासन यहाँ पर था। तो 1954 से पहले, स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पर पुर्तगाली शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों के द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था, यानी स्वयं के द्वारा जो प्रशासन चुना जाता था वो चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है।
तो 1961 में 10वें संविधान संशोधन के बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत समाहित कर लिया गया था। अगले हम प्रदेश की बात करें, गोवा, दमन एवं दीव। गोवा, दमन एवं दीव। तो 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत के इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। तो पहले भारत के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते थे, इनको 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से शामिल किया गया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार से 1961 में जो गोवा था, गोवा को आगे चल के 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि दमन और जो दीव था इसको पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अगले हम बात करें पुदुचेरी की। जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी के बारे में बात करें तो भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम पर फ्रांसीसियों का अधिकार 1954 तक रहा। 1954 तक जो क्षेत्र थे कराईकल, माहे और यनम और पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा रहा। 1954 में फ्रांस ने इन क्षेत्रों को भारत को दे दिया था। 1962 में इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र तरफ चलता रहा और 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। तो इस प्रकार से पुदुचेरी को 1962 के द्वारा संघ क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और अधिकार रहा। इसके बाद 1954 में ये क्षेत्र भारत को फ्रांसीसियों ने दे दिया और 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा और आगे चल के जो 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब हम बात करते हैं नागालैंड की। जो नागालैंड है ये भारत का 16वां राज्य 1963 में नागालैंड बना। 1961 से 1963 के बीच इस क्षेत्र को असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 16वां राज्य नागालैंड बना है और 1961 से 1963 के बीच इस क्षेत्र को असम के राज्यपाल के द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल या वहाँ का प्रशासक के तौर पर काम वहाँ के राज्यपाल करते थे। अब हम बात करें हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। तो चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करें तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। यानी पंजाब से अलग करके 1966 में भारतीय संघ में यानी भारत क्षेत्र में 17वें राज्य के तौर पर हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गठन किया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश था ये भारत क्षेत्र का 18वां राज्य के तौर पर बन गया। तो इस प्रकार से ये देखा कि पंजाब से अलग किया गया किसको, हरियाणा को और चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जबकि हरियाणा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। इस प्रकार से बन गए राज्य। अब अगले जो राज्य हैं मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं 1972 में इनमें व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह दो राज्य या प्रदेश मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां एवं उपराज्य मेघालय 21वां जो राज्य था इसको दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए। इसके साथ भारत में राज्यों की संख्या 21 हो गई। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए। इस प्रकार से जो राज्यों की संख्या थी वो 21 यहाँ पर हो गई।
अब हम बात करते हैं सिक्किम की। जो सिक्किम अपने आप में एक अलग स्वतंत्र देश हुआ करता था, इसको हम बात करें कि कब भारत संघ में शामिल किया गया है। सिक्किम के अंतर्गत तो 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा गठित किया गया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई, यानी भारत में शामिल होने की सिक्किम ने इच्छा दर्शाई। इसके बाद संसद के द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 लागू किया गया। इसके बाद इसके द्वारा सिक्किम को एक संबंध राज्य यानी कि रिलेटिव स्टेट का दर्जा दिया गया। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति नहीं हो पाई। तो पहले सिक्किम को एक सहसंबंध राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद जब वहां के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थीं उनकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो 1975 में एक जनमत किया गया, और जनमत के दौरान वहां के जो शासक थे चोंगयाल के शासन को वहां समाप्त करने का मत वहां पर रखा गया सभी के द्वारा। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। तो चोंगयाल जो वहां के शासक था उसके शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है 1975 में जनमत के द्वारा। इसी तरह जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये 22वां राज्य भारत का बन गया। तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको सह संबंध या राज्य का दर्जा दे दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको भारत संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस प्रकार से सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले राज्यों की। जो अगले राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो 1987 में भारतीय संघ यानी भारत क्षेत्र में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा क्रमशः 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। गोवा को दमन और दीप से अलग कर पृथक राज्य बना दिया गया। तो अब यहाँ पर 1987 में गोवा को भी अलग से राज्य बना दिया गया है, दमन और दीप से पृथक करके। अगली हम बात करें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों को मान्यता दी गई। तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ। इस प्रकार से 3 नए राज्यों का निर्माण और किया गया वर्ष 2000 में। इस प्रकार से 3 राज्य भारतीय संघ में 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में स्थापित हुए, और इनका गठन 1, 9 और 15 नवंबर को क्रमशः किया गया, गठित किए गए। अगला है तेलंगाना। जो तेलंगाना राज्य था ये वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया और 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, और इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया 2 जून 2014 को। इसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर या जम्मू कश्मीर को जब देशी रियासतों के रूप में शामिल किया गया था तो इसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। विशेष अधिकारों को ही हम 370 धारा के रूप में जानते थे। इसी 370 की धारा को समाप्त करने के लिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रावधान संसद के द्वारा पारित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख व जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्रशासित प्रदेश के अस्तित्व के रूप में आए। इस प्रकार भारत में 28 राज्य व 9 केंद्रशासित प्रदेश हो गए।
तो जम्मू एंड कश्मीर की जो धारा 370 थी उसको हटाने के बाद इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित कर दिया गया। एक बना लद्दाख और दूसरा बना जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से भारत क्षेत्र में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम बात करते हैं अगले की, जो अगला है दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया। दोनों की संयुक्त राजधानी दमन को बनाया गया। इस तरह से वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस प्रकार से पूरा हमने क्रम देखा कि किस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ है। आपको एक बार इन नोट्सों को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मोबाइल से पढ़ाने पर वो फीलिंग नहीं आती है। इसको आपको एक बार अच्छे से नोट्सों को पढ़ना है, देखना है कि कब कौन से राज्य गठित किए गए हैं, पूरा समझना है इसको अच्छे से। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।